हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ये होगी, जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो ये कंडक्टर कुछ एनर्जी यूज करेगा, तो उसी को हम पावर बोलेंगे। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। पावर हमारा जो होगा वी आई होगा, और आई की जगह हम वी बाई आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और ये तो देख ही लिए पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन। ऐसा यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पावर की वाट। क्या होगी? वाट। और 1 वाट को डिफाइन करना है तो 1 वाट यहाँ पुट कर देते हैं, 1 वोल्ट यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 1 एम्पियर करंट की जगह, वोल्ट की जगह 1 वोल्ट, तो ये हमारा 1 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। तो इट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर। 1 वाट कब कहलाएगा? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा किसी सर्किट से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। या फिर द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। इससे भी निकल जाएगा 1 वाट की डेफिनेशन। तो 1 वाट जो होगा इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अब हम देखेंगे फॉर्मूला। अगर हमें इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है तो वो कहाँ से निकलेगा? हम जानते हैं कि वोल्टेज हमारा W बाई क्यू होता है, वर्क डन बाई चार्ज। ये हमने शुरू की क्लास में देखा था। और करंट होता है चार्ज बाई टाइम। तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब Q आई टी हो गया, यहाँ पुट कर देंगे आई टी को, तो V W बाई आई टी हो जाएगा। W क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा। और पावर हमने देखा कि वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है, तो W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो P इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा अपॉन T। तो T से T कैंसिल, तो पावर जो हमारा आएगा वो V इंटू आई हो जाएगा। ये पावर जो आएगा वाट में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वोल्टेज इंटू करंट, यही इसी को लिख दिया है, वोल्टेज इंटू करंट। अब इस तीन फॉर्मूले बनते हैं। P इक्वल टू वी आई, ये हमने देख लिया। अब इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर में लिखना है, मतलब इसकी जगह आई और आर की टर्म में लिखना है पावर को, तो कैसे लिखेंगे? तो ओम्स लॉ हमें पता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, P इक्वल टू आई आर आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर जो आया आई स्क्वायर आर की टर्म में आ गया, आई और आर की टर्म। ये पहला हो गया। अब दूसरा होता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में। तो P इक्वल टू वी आई, तो P हो जाएगा हमारा, पहले ये देखना होगा किसमें चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में। तो आई की जगह V बाई आर पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। P इक्वल टू V बाई आर, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। इस टर्म में आ गया पावर। अब हमारा तीसरा है, तीसरा नहीं, ये तीसरा तो यही था।
तीसरा तो P इक्वल टू वी आई, ये याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक ये वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर और वी आई। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया सामने कि जो पावर होगा हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर की, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक 60 वाट का बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है, दोनों वोल्टेज ले रहा है 220 वोल्ट। तो इसमें रेजिस्टेंस किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा? तो ये 60 वाट है और ये 40 वाट, पावर किसकी ज्यादा? 60, तो इसकी रेजिस्टेंस कम, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम, यानी ग्लो कम करेगा, ये ग्लो ज्यादा करेगा, ये चमकी, ये रोशनी अच्छी खासी देगा, ये उसे कम देगा, डिम देगा। अब आता है हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको निकालने का तरीका। इलेक्ट्रिक पावर हम जानते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यानी वर्क डन बाई किसके द्वारा, करंट के द्वारा अपॉन टाइम टेकन। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कोई हम वर्क करते हैं तो वो वर्क कहीं ट्रांसफर होता है, वो खत्म ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, जितना वर्क करंट कर रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम पावर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो वर्क डन की जगह हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं इस यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से क्या आ गया, पावर इनटू टाइम, यानी E इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो मैंने ये बता दिया था कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि पावर रेटिंग क्या है अप्लायंस की और टाइम कितने टाइम के लिए वो अप्लायंस चल रहा है ना। और यूनिट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वाट आवर। वाट आवर कैसे आ गया, पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट आवर, तो वाट आवर। 1 वाट आवर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, अभी तक हम सीख गए होंगे कि 1 वाट हो 1 वोल्ट हो, कैसे डिफाइन करते हैं, वहां पे 1 पुट कर देते हैं उसी फॉर्मूला में। तो 1 वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर यूज फॉर 1 आवर, यानी E इक्वल टू P इंटू टी होता है, तो पावर की जगह 1 वाट कर दिया, टाइम की जगह 1 आवर कर दिया, यानी 1 घंटे के लिए 1 वाट हम यूज कर रहे हैं, तो वहीं से आएगा हमारा 1 वाट आवर। अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलो वाट आवर। इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 किलो वाट आवर क्या होगा, 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी 1 किलो वाट हम पावर रेटिंग यूज कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो वो हमारी डेफिनेशन देगा 1 किलो वाट आवर की। अब रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन किलोवाट आवर और जूल में, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। ये हमने देख लिया, ये डेफिनेशन यही है। तो हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर, 1 किलो लिख दिया, वाट लिख दिया, 1 घंटे के लिए यूज करें तो 1 किलो वाट ये पावर है, तो 1 किलो वाट, किलो को क्या लिख सकते हैं 1000, तो 1000 यहाँ आ गया, ये हो गया वाट फॉर 1 आवर, तो 1 वाट क्या हो जाएगा
पावर इस वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क की जगह 1 जूल, टाइम की जगह 1 सेकेंड। तो 1 किलोवाट कैसे डिफाइन होगा? 1 किलोवाट 1000 वाट, 1000 और वाट होता है हमारा 1 जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। अब ये आवर में था, 1 आवर को चेंज करना है सेकेंड में, तो 60 इंटू 60, तो 1 किलोवाट आवर ऐसे आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360000 जूल आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अब पॉइंट यहाँ लगाना है तो 6 3.6 और कितना आया था पॉइंट इस तरफ 6, तो 10 की पावर 6 जूल। तो इसको इस तरह ये याद रखिएगा, कितना होता है 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ये भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय इसका यूज होगा। अब आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो वो कंडक्टर जरूर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट तो ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है, कुछ कंज्यूम करेगा, जिसके कारण उसमें वायर में हीट हो जाएगा। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में, जैसे निक्रोम की वायर है तो उसमें हाई रेजिस्टेंस होगा, जब वो उससे फ्लो ही नहीं कर पाएगा तेजी से तो वो हॉट हो जाएगा, रेड हॉट दिखेगा हमको, तो यही हमें हीटिंग इफेक्ट देगा और इसका हम यूज कर लेंगे हीटिंग पर्पस के लिए। तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। I Q बाई टी होता है करेंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और ओम्स लॉ से V बाई आई इक्वल टू आर या फिर V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो W क्या आ जाएगा, Q की जगह IT पुट कर देंगे और V की जगह IR, तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा I स्क्वायर RT। Assuming that all the electric work done or all electric energy consumed is converted into heat energy। मान लेते हैं कि सारे जो वर्क होते हैं, काम होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, वो या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो उसको हम हीट एनर्जी को कैसे लिखेंगे, जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको लिखेंगे वर्क डन की जगह हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल। Heat produced in joules when a current of I ampere flows in a wire of resistance R ohm for time t second. This is known as Joule's law of heating। तो क्या बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस होगा जूल में जब कोई करंट फ्लो कर रहा हो किसी रजिस्टर में, किसी कंडक्टर में, उसका रेजिस्टेंस R ओम हो और कितने समय के लिए, t सेकेंड के लिए, तो उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब जो ये हीट प्रोड्यूस होगा वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर और टाइम टेकन। ये कहाँ से आया निकल के, ये हमारा जो फॉर्मूला था पीछे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहां से आया वो। हीट जो है I स्क्वायर RT है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर है। अगर मान लीजिए मैं करंट को 2 टाइम्स कर रहा हूं,
तो नया हीट कितना आएगा, 4I², और I² क्या है, हीट। तो नया जो हीट है प्रोड्यूस हुआ वो 4H हुआ। यानी जब हम करंट को डबल कर रहे हैं, I को I डबल्ड हुआ, तो हमारा हीट जो हुआ 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। यानी पहले हीट अगर I² दे रहा था, अब कितना दे रहा है हीट, 4I², और I² हमारा H है। इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर देंगे H और ये 4, तो हीट पहले की कंपैरिजन 4 गुना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा क्या है, हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की। मतलब रेजिस्टेंस को अगर मैं डबल करूंगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी पिछले वाले के 2 गुना हो जाएगा। या फिर आधा करूंगा तो हीट आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। वैसे ही करंट के केस में था, अगर हाफ करता करंट को तो 1/4 हो जाता। इससे क्या निकल के सामने आया कि अगर हम ज़्यादा हीट चाहिए तो हम किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, जिससे रेजिस्टेंस हाई आएगा। सीरीज में हम जानते हैं ना, रेजिस्टेंस ये ऐड हो जाते तो रेजिस्टेंस अपने आप हाई हो जाएगा, तो हीट ज़्यादा देगा इन कंपैरिजन टू पैरेलल में कम होता है रेजिस्टेंस, और तो हीट कम होगा। इसलिए अगर हमें हीट पर्पस के लिए कुछ यूज़ करना है तो उसको रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक, अब होता है हीट टाइम पे भी डिपेंड करता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि हम अगर टाइम को डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगा। जो नया हीट निकल के आएगा, ये नया हीट है, जो हीट निकल के आएगा वो 2H होगा, पिछले वाले के ट्वाइस हो जाएगा। अगर हाफ करेंगे तो हीट हाफ हो जाएगा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है हीटिंग इफेक्ट का। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज। कहाँ कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, ओवन में, रूम हीटर में, वाटर गीजर मतलब वाटर हीटर, तो उसको गीजर भी बोल सकते हैं, इमर्सन रॉड, इन सब में। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है लाइट को ग्लो कराने के लिए। और जो बल्ब होता है हमारा टंगस्टन मेटल का यूज होता है उसमें, फिलामेंट, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी पिघलेगा नहीं। और बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस, अनरिएक्टिव गैस भरी जाती है, या फिर इनकी मिक्सचर भी भरी जाती है। और कहाँ यूज होगा, ये फ्यूज बनाने में काम आता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के, क्योंकि फ्यूज का हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट जल्दी फ्लो नहीं करेगा, वो हीट होगा, हीट होने के कारण वो टूट जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट है इसलिए रखा जाता है ताकि वो जल्दी पिघल जाए, वरना हमारा अप्लायंसेस खराब हो सकता है या उसमें आग लग सकता है, इसलिए फ्यूज दिया जाता है।